हेलो स्टूडेंट। आज मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ आपके साथ लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट सेकंड के सिलेबस के बारे में। और ये इसलिए करने जा रहा हूँ क्योंकि आपको पता है आपके जो एग्ज़ाम हैं उसके डेट आ गए हैं। 28 तारीख से आपके एग्ज़ाम शुरू हो रहे हैं और बिल्कुल एक नए परिवेश में आपको ये एग्ज़ाम देना है। कोरोना महामारी के कारण पूरी जो व्यवस्था थी, जो क्लासेस की, जो आप रेगुलर क्लासेस करते थे वो चल नहीं पाए। ऐसे में हम लोगों ने कुछ वीडियो और मटेरियल के थ्रू आप तक कुछ स्टडी मटेरियल भेजा। दिक्कतें हैं निश्चित रूप से, और मैंने पहले भी डिस्कस किया था सिलेबस के बारे में। और मुझे लगा कि एक बार और, जैसे कि आपके फ़ोन आ रहे थे, आपके कुछ मैसेजेस आ रहे थे कई स्टूडेंट के, कि आप क्या पढ़ा जाए, क्या इम्पोर्टेंट है एग्ज़ाम के लिए। और मैं समझ सकता हूँ कि जब एक कंटिन्यूटी ब्रेक होती है तो फिर काफ़ी मुश्किल होती है। इसी बीच आप लोग प्रमोट भी हो गए सेकेंड ईयर के लिए। लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट फर्स्ट ईयर में आप लोग को पढ़ा जाना है, और प्रमोट होने के बाद फिर ये गाइडलाइन आया कि एग्ज़ाम होंगे। और आपका जो ये एग्ज़ाम है कॉन्ट्रैक्ट सेकेंड का, ये शायद 31 दिसंबर को होना है। आप एक बार देख लेंगे अपने प्रोग्राम को। और जहाँ तक मैं देखा हूँ ये एग्ज़ाम 12 बजे से 2 बजे के बीच होने हैं। हालांकि आप इसको कंफर्म कर लेंगे यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे जा कर के, जो प्रोग्राम आया है उससे। तो अगर ये 2 घंटे के एग्ज़ाम होने हैं तो इस 2 घंटे के एग्ज़ाम का जो पैटर्न चल रहा है वो ये पैटर्न चल रहा है कि आपको 3 प्रश्नों के उत्तर देने होंगे। जनरली आपके 10 प्रश्न पूछे जाते थे और उन 10 प्रश्नों में आपको 5 प्रश्नों के उत्तर देने होते थे। LLB फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट पहली बार एग्ज़ाम में बैठ रहे हैं तो उनके लिए तो बिल्कुल लॉ के फील्ड में वो पहली बार हैं, तो उनके लिए तो एकदम से नया है। और पहली बार में ही उन्हें इस तरह के कोरोना महामारी के कारण एग्ज़ाम के जो इरेगुलरिटी है उसको झेलना पड़ रहा है। तो जो प्रश्न पूछे जाते थे वो ऐसे पूछे जाते थे कि 10 प्रश्न पूछे जाते थे, और इन 10 प्रश्नों में 5 प्रश्नों के उत्तर आपको देने होते थे। और सभी प्रश्न 20 मार्क्स के होते थे, 20 मार्क्स के। और कुल मार्क्स जो हैं वो 100 होते थे। मतलब आपको 20-20 नंबर के 5 उत्तर देने हैं और आपके 100 कुल मार्क्स हैं कॉन्ट्रैक्ट सेकेंड में। अब 3 घंटे का समय होता था, इस 3 घंटे में आपको वो जवाब लिखने होते थे। अब इस कोरोना महामारी के कारण जो आपके एग्ज़ाम लिए जा रहे हैं, इसमें ये जो एग्ज़ाम है वो 2 घंटे का कर दिया गया है। और इस 2 घंटे में आपको 3 प्रश्नों के जवाब देने हैं। प्रश्न 20 नंबर के ही होंगे, आपको 3 प्रश्नों के जवाब देने हैं। मतलब 20, 20, 20 कुल 60 अंकों के जवाब आपको देने हैं। 60 अंकों के उत्तर जो आप देंगे उसी के आधार पे आपके जो नंबर आएंगे उसको आनुपातिक तौर पे 100 नंबर में निकाल करके मार्क्स दे दिया जाएगा। अब आपके जो प्रश्न हैं वो मुझे नहीं पता वो प्रश्न 10 प्रश्नों में से 3 के देने होते हैं या 8 ही प्रश्न आते हैं, 6 प्रश्न आते हैं उसमें से 3 देने होंगे। लेकिन जो अभी तक पैटर्न चल रहा था लॉ का, जो अभी लास्ट एग्ज़ाम हुए हैं थर्ड ईयर के, उसमें 10 प्रश्न पूछे गए थे और उसमें से 3 प्रश्नों के उत्तर देने थे। तो अगर वैसा कुछ होता है तो फिर आपके लिए भी वही 10 प्रश्न आएंगे और उसमें से 3 उत्तर आपको देने होंगे। तो आसान है, आप इसको खूब अच्छे से दीजिए, 2 घंटा समय भी काफ़ी है और अच्छे से अच्छे मार्क्स आपके आएँ। मैं एक बार इसके सिलेबस डिस्कस कर लेता हूँ आपसे एक बार फिर से। क्या थे सिलेबस हमारे कॉन्ट्रैक्ट सेकंड में? कॉन्ट्रैक्ट फर्स्ट, कॉन्ट्रैक्ट सेकंड, कॉन्ट्रैक्ट 2 भागों में बांटा गया, आपको पता है। कॉन्ट्रैक्ट सेकंड को मैं देख रहा था। कॉन्ट्रैक्ट सेकंड में आपको इंडेमनिटी एंड गारंटी पढ़ना था। इंडेमनिटी एंड गारंटी में इसके मीनिंग, इसके बीच में क्या अंतर है इंडेमनिटी और गारंटी में, और काइंड्स ऑफ गारंटी, कितने तरह की गारंटी होते हैं, ये पढ़ना था। राइट्स ऑफ इंडेमनिटी होल्डर, राइट्स ऑफ श्योरिटी, एक्सटेंट ऑफ द लायबिलिटी ऑफ द श्योरिटी एंड डिस्चार्ज ऑफ लायबिलिटी ऑफ
द श्योरिटी। ये दूसरा है कॉन्ट्रैक्ट्स ऑफ बेलमेंट एंड प्लेज। बेलमेंट क्या है, प्लेज क्या है, इसके मीनिंग एंड काइंड ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स ऑफ बेलमेंट। हाँ, बेलमेंट के कॉन्ट्रैक्ट्स कितने प्रकार के हो सकते हैं, बेलमेंट विदाउट कंसिडरेशन हो सकता है, नहीं हो सकता है, उसके बारे में। राइट्स एंड ड्यूटीज ऑफ बेलियर एंड बेलर, टर्मिनेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ प्लेज, मीनिंग एंड डेफिनेशन, प्लेज बाय अनऑथराइज्ड पर्सन्स, ये पढ़ना है। और फिर एक अगला आता है, वो है कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी। एजेंसी क्या है उसके बारे में पढ़ना है, एजेंट क्या है इसके बारे में जानना है, डिफिनीसन, उसके काइंड्स, मोड्स ऑफ क्रिएशन ऑफ एजेंसी एंड रिलेशन बिटवीन द प्रिंसिपल एंड एजेंट, द प्रिंसिपल एंड थर्ड पार्टी एंड द एजेंट एंड द थर्ड पार्टी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, रिलेशन बिटवीन द, इसमें से एक क्वेश्चन अक्सर रहता ही है, प्रिंसिपल और एजेंट के क्या रिलेशन हैं, या प्रिंसिपल एंड थर्ड पार्टी के क्या रिलेशन है, या एजेंट एंड थर्ड पार्टी के क्या रिलेशन है। एंड डिटर्मिनेशन ऑफ एजेंट्स ऑथोरिटी बाय एक्ट ऑफ पार्टीज एंड बाय ऑपरेशन ऑफ लॉ। तो ये है। दूसरा एक है आपको जो पढ़ना था, वो है सेल ऑफ गुड्स। सेल ऑफ गुड्स में सेल की मीनिंग पढ़नी है, डिफिनीसन एंड उसके एलिमेंट्स को जानना है। एग्रीमेंट टू सेल, हायर परचेज एग्रीमेंट एंड ए कॉन्ट्रैक्ट फॉर वर्क एंड लेबर, मीनिंग एंड डिस्टिंक्शन फ्रॉम सेल, ये देखना है। गुड्स एग्जिस्टिंग फ्यूचर एंड कॉन्टीजेंट, कंडीशन एंड वारंटी क्या है, पासिंग ऑफ प्रॉपर्टी एंड फ्रॉम सेलर टू बायर, जब कोई चीज़ वस्तु को सेल किया जाता है तो वो कैसे एक दूसरे के हाथ में वो जाता है, कैसे पास करता है प्रॉपर्टी, वो देखना है। सेल बाय अनऑथराइज्ड पर्सन, लॉ रिलेटिंग टू परफॉर्मेंस ऑफ सेल एंड राइट्स ऑफ अनपेड सेलर, ये आपके सेल ऑफ गुड्स का जो टॉपिक है उसमें इन 6-7 टॉपिक को देखना है। और अगला है पार्टनरशिप। पार्टनरशिप में फिर मीनिंग्स, डेफिनीशन, फॉर्मेशन एंड द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ पार्टनरशिप देखना है। डिस्टिंक्शन बिटवीन को ओनरशिप एंड पार्टनरशिप, जॉइंट हिंदू फैमिली फॉर्म एंड पार्टनरशिप में क्या डिफरेंस है, ये आप देखिए। और कंपनी एंड पार्टनरशिप में क्या डिफरेंस है, इसको देखना है। पार्टनरशिप में माइनर की क्या स्थिति होती है, उसके क्या पोजीशन होते हैं, उस पर आते हैं क्वेश्चंस। और रिलेशन, जो पार्टनर्स के रिलेशन हैं उसके और थर्ड पार्टी के साथ किस तरीके से पार्टनर के रिलेशन होते हैं, उसका जो आपस में पार्टनर है उसमें क्या प्रभाव पड़ता है, वो देखना है। एंड रजिस्ट्रेशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म को देखना है। कुछ लीडिंग केस हैं यहाँ पे, उसको आप देख लीजिएगा, जिसमें अमृतलाल गोवर्धन लाल ललन वर्सेस स्टेट ऑफ ट्रांसपोर्ट इम्पोर्टेंट केस है। स्टेट ऑफ गुजरात वर्सेस मेमन मोहम्मद इम्पोर्टेंट केस है ये सब, तो ये आप देख लीजिएगा। नेशनल बैंक ऑफ इंडिया वर्सेस सोहनलाल। और कुछ बुक्स सजेस्ट किए गए हैं सिलेबस में। यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान के जो सिलेबस हैं वही सिलेबस हमारे यहाँ भी चलते हैं, इसलिए उस सिलेबस को मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ। हाँ, एक चीज़ और बता दूँ आपको कि लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में जो पढ़ना है, उसमें जो आप एग्ज़ाम देंगे 100 नंबर के, तो पासिंग मार्क्स थे 36 नंबर में से 100 का 36%। तो 100 का 36% आपको कम से कम एक पेपर में पास करने के लिए आपको 36 नंबर तो लाने ही होंगे। तो 60 नंबर के अगर क्वेश्चन है तो 60 के अगर 36% आप निकालें तो आपके जो आएंगे 60 का 36% लगभग क्या आ जाएगा, लगभग 19-20 नंबर 21 नंबर के आसपास आपको लाने होंगे आपको। तो आप यहाँ पे 36% पासिंग मार्क्स जो होंगे वो। तो ये आपके सिलेबस हैं लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट सेकंड के। मैंने ये कहा कि आपके अगर मैं इम्पॉर्टेंट टॉपिक की बात करूँ, इम्पॉर्टेंट टॉपिक क्या है, इसमें क्या आपको देख के जाना चाहिए इस बार के जो एग्ज़ाम होने वाले हैं उसमें। तो इस बार के एग्ज़ाम में आप को मैंने कहा था कि जो 2018 में जो क्वेश्चन पूछे गए हैं वो इम्पोर्टेंट हो सकते हैं आपके लिए। तो 2018 का प्रश्न एक बार ज़रूर देख लीजिए। अगर मैं आपको बताऊं तो 2018 में जो प्रश्न पूछे गए थे उसमें एक थे ये कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी क्या है, क्षतिपूर्ति की संविदा क्या है, एंड व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी एंड कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी।
क्षतिपूर्ति की संविदा किसे कहते हैं और क्षतिपूर्ति की संविदा और प्रत्याभूति की संविदा में क्या अंतर है। ये एक इम्पॉर्टेंट प्रश्न आपका हो सकता है। फिर एजेंसी से एक प्रश्न था जिसमें था कि अभिकरण की जो एजेंसी की परिभाषा दीजिए, डिफाइन द एजेंसी एंड स्टेट द एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ एजेंसी। हाँ, जो उसके आवश्यक तत्व हैं एजेंसी के उसको बताइए। और इज कंसिडरेशन एसेंशियल फॉर द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी, क्या अभिकरण का जो संविदा है, जो एजेंसी की संविदा है, उसमें कंसिडरेशन आवश्यक है, प्रतिफल आवश्यक है। तो ये एक प्रश्न हो सकता है। एक प्रश्न ये भी हो सकता है कि व्हाट इज बेलमेंट। हाँ, बेलमेंट एंड प्लेज एक टॉपिक है जिसको पढ़ना है आपको। तो बेलमेंट एंड प्लेज में आपका ये हो सकता है कि व्हाट इज बेलमेंट, उपनिधान क्या है, एंड व्हाट आर द इंट्रीगेंट्स, उसके क्या आवश्यक तत्व हैं। हाँ, इज ए कॉन्ट्रैक्ट नेसेसरी फॉर क्रिएटिंग अ बेलमेंट, क्या उपनिधान क्रिएट होने के लिए संविदा होना जरूरी है, कॉन्ट्रैक्ट होना जरूरी है, या विदाउट कॉन्ट्रैक्ट भी एक उपनिधान हो सकता है। तो इसको केस के माध्यम से आप डील करें। तो ये एक प्रश्न आ सकता है इसमें। और एक प्रश्न अगला ये हो सकता है कि कैवेट इम्पेटर क्या है। हाँ, एक्सप्लेन द एक्सेप्शंस ऑफ द प्रिंसिपल, और इसके अपवाद की आप व्याख्या कीजिए। क्रेता सावधान क्या है, बीवेयर। तो क्रेता सावधान के सिद्धांत को आप बताएं। हाँ, अगला प्रश्न ये हो सकता है कि जोखिम प्रथम दृष्टया संपत्ति के साथ हस्तांतरित होती है। ये सेल ऑफ गुड्स का प्रश्न है। और इस सिद्धांत जो है, ये सिद्धांत रिस्क प्राइमा फेस या पासेस विथ प्रॉपर्टी, इस सिद्धांत को आप अपवाद के साथ बताइए और इसको एक्सप्लेन कीजिए। तो एक ये हो सकता है। पार्टनरशिप से एक प्रश्न और ये हो सकता है कि पार्टनरशिप इज क्रिएटेड बाय एन एग्रीमेंट एंड नॉट बाय स्टेटस, एक्सप्लेन। जो भागीदारी की क्रिएट होते हैं, जो पार्टनरशिप का क्रिएशन होता है वो एग्रीमेंट से होता है, करार से होता है, परिस्थिति से नहीं। इसकी व्याख्या कीजिए। पार्टनरशिप से ही एक प्रश्न और हो सकते हैं, कैन ए माइनर बी अ पार्टनर, क्या एक माइनर पार्टनर हो सकता है। एक्सप्लेन द प्रोविजर्स इन रिलेशन टू अ माइनर अंडर द पार्टनरशिप एक्ट 1932। माइनर क्या पार्टनर हो सकता है और उसके जो प्रोविजंस हैं, हाँ, एक अव्यक्त के भागीदारी जो अधिनियम है 1932, उसके प्रावधान उसमें क्या दिए गए हैं, उसको आपको डील करना है। आपके कुछ शॉर्ट नोट्स हो सकते हैं लिखने के लिए, जैसे हो सकता है कि होल्डिंग आउट बाय ए पर्सन एज ए पार्टनर, भागीदारी के रूप में किसी व्यक्ति द्वारा अपना प्रदर्शन करना, होल्डिंग आउट बाय ए पर्सन एज ए पार्टनर। और दूसरा हो सकता है इम्प्लाइड ऑथोरिटी ऑफ ए पार्टनर, एक भागीदार की गर्भित शक्तियाँ। क्या पार्टनर की अपनी एक क्या क्या शक्ति उसके पास होती है, हर एक पार्टनर के पास। तो ये एक प्रश्न हो सकता है। अगला प्रश्न ये हो सकता है कि व्हाट इज ए कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी, ये इंटीमिटी एंड गारंटी से के सेक्शन से है। एंड व्हाट आर इट्स एसेंशियल एलिमेंट्स, गारंटी क्या है, इसके एसेंशियल एलिमेंट्स क्या हैं। टू व्हाट एक्सटेंट अ श्योरिटी इज लायबल अंडर द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी, एक्सप्लेन। प्रतिभूति की संविदा किसे कहते हैं, गारंटी किसको कहते हैं, इसके आवश्यक तत्व क्या हैं। प्रतिभूति की संविदा के अंतर्गत एक प्रतिभू श्योरिटी किस सीमा तक दायित्वाधीन होता है, इसकी व्याख्या कीजिए। ये एक प्रश्न पूछे जा सकते हैं। और जो केस है, उस केस में आपका जो 3-4 केस इसमें से आपके दिए गए हैं, उसमें एक केस है मेनन मोहम्मद का, स्टेट ऑफ गुजरात बना मेनन मोहम्मद, सुप्रीम कोर्ट का केस है ये इम्पोर्टेंट केस हो सकता है। इसके अलावा आप और भी बाकी केस है उसको देख लीजिए, ये है। और एक प्रश्न ये हो सकता है कि जो लायबिलिटी होती है श्योरिटी की, वो क्या होती है, वो समविस्तीर्ण होती है क्रेडिटर के। तो ये एक जो प्रिंसिपल डेप्टर हैं, हाँ, तो उसके समविस्तीर्ण लायबिलिटी समविस्तीर्ण होती है, को एक्सटेंसिव होती है। ये एक प्रश्न हो सकता है आप। तो ये एक इम्पॉर्टेंट प्रश्न हो सकता है कि आपका जो प्रतिभू का दायित्व है वो मूल ऋणी के दायित्व के समविस्तीर्ण हो सकता है। ये कुछ इम्पॉर्टेंट प्रश्न हैं जिसको आप देखिए, जो 2018 में पूछे गए थे।
और यहाँ से आपके प्रश्न लगभग 3 प्रश्न आ जाने चाहिए। आप वैसे तो पढ़ाई पूरी करनी चाहिए, लेकिन चूँकि आपके 28 तारीख से एग्ज़ाम है, तो मुझे ये लगा कि कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्न आपसे डिस्कस कर लूँ। तो इसको आप पढ़िए और बहुत अच्छे से पढ़िए और बहुत अच्छे से आप उत्तर दीजिए। दूसरी बात, जब आप उत्तर लिखने जा रहे हैं तो एक बात का ज़रूर ध्यान दें कि आप जो उत्तर दे रहे हैं उस उत्तर को लिखने का तरीका क्या होना चाहिए। आप जो भी उत्तर लिख रहे हैं उसमें जिस भी पॉइंट को डील कर रहे हैं वो एक नज़र में कॉपी में दिखना चाहिए। अगर आप किसी परिभाषा को लिख रहे हैं या कोई उदाहरण दे रहे हैं या कोई दृष्टांत इलस्ट्रेशन दे रहे हैं या फिर कोई केस लिख रहे हैं, तो वो केसेस जो है एक नज़र में दिखना चाहिए। इसके लिए ये ज़रूरी नहीं है कि आप अलग अलग रंग के पेन यूज करें, वो सही नहीं है। पेन हमेशा एक ही यूज करना चाहिए। अगर एक किसी पेन से लिख रहे हैं, एक कलर से लिख रहे हैं, तो आपको वही यूज करना चाहिए। मैंने कई बार देखा है एग्ज़ाम में कि बहुत सारे छात्र जो हैं कई कलर के पेन लाते हैं और उससे लिखते हैं। ये सही नहीं है। तरीका ये है कि आप जब कोई नई टॉपिक शुरू कर रहे हैं तो उस नए टॉपिक को थोड़े जगह दे करके शुरू करें ताकि वो निकल के आए। केस दे रहे हैं तो फिर उसको उसी तरीके से लिखें और साफ साफ लिखें ताकि कॉपी चेक करने के समय वो स्पष्ट नज़र आए। अस्पष्टता निश्चित रूप से आपको कुछ ज़्यादा नंबर देके जाती ही है। तो आप वो ध्यान रखिए कि आपके हर एक टॉपिक जो आप लिख रहे हैं न सिर्फ उसको लिखें बल्कि वो एक नज़र में वो दिखे भी। तो इन बातों का ध्यान रखिए। आपके लिए वेल विशेस है कि आप बहुत अच्छे नंबर लेके आएँ। फिर हम लोग जब क्लासेस शुरू हों, आशा करते हैं कि बहुत जल्दी ये पैंडेमिक ख़त्म होगा और कुछ ना कुछ रेगुलर जो क्लासेस हैं वो क्लासेस शुरू होंगे, तो हम लोग सेकेंड ईयर में आप लोग के साथ आमने सामने क्लास में मिलेंगे। अगले जो सेकेंड ईयर की क्लासेस हैं उसमें बातें करेंगे। तब तक के लिए आप लोग खूब अच्छे से एग्ज़ाम दीजिए और खूब अच्छे से नंबर लाइए। बहुत बहुत धन्यवाद।